में लग गई। चलिए आए फिर। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में। और ब्लड में मैंने आपको पढ़ाया कि जो ब्लड में, हाँ ब्लड में हमें ब्लड में दो चीजें पढ़नी है मैम। एक मैम ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, एक मैम ब्लड ग्रुप पढ़ने हैं। ठीक है मैम। आया था मैम विट्रो का मतलब क्या होता है, अभी बताएंगे विट्रो का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैम डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो फीवर क्यों होता है? क्योंकि जब डब्ल्यूबीसी नॉन एक्टिव हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, तो आपको बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, बस मैम ग्रुप डी में भी आ जाए सारा, हाँ सब आएगा, डोंट वरी, आप पढ़िए अच्छे से, सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कोई आपकी कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं देने वाली, तुम लोग बहुत टाइम खराब कर दिया, 20 मिनट खराब कर दिए तुम लोगों ने ना। चलो देखिए, तो ब्लड को हम हिंदी में बोलते हैं मैम रुधिर। और मैंने आपको बताया कि ब्लड में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक साइड हमें पढ़ने हैं ब्लड के कंपोनेंट्स, और एक साइड हमें पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, और कैसे आप किसको खून दे सकते हैं, किससे खून ले सकते हैं। मम्मी का ये हुआ, पापा का ये हुआ, तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा। तो ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ लिया था मैम? हमने आरबीसी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मैम हमने डब्ल्यूबीसी स्टार्ट किया था। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो मैंने सारे बता दिए। अब बात ये है कि डब्ल्यूबीसी में मैंने आपको लास्ट टाइम पर एक नोट बनाकर लिखवाया कि इन केस ऑफ HIV एड्स WBCs आर डिक्रीज्ड। इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करना था। आप बहुत बार बुक्स में पढ़ोगे कि जब HIV एड्स होता है, तो आपकी WBCs क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। WBC का काउंट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो वही आपको आज मुझे बताना है कि जब HIV एड्स होता है तो क्या हो जाता है? WBC कम हो जाती हैं। अब कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, वो सारे क्वेश्चंस में आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखो पहली बात तो आपका यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो HIV मैंने लिखा है, इस HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ये HIV एक वायरस का नाम है, एक इन्फेक्शन का नाम है। इस HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। मैंने डी का मतलब, जब भी मैं डी लिखूं मत समझ जाना, कैपिटल डी लिखूं, डेफिशिएंसी। और वी का मतलब होता है वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में सही करके आ जाते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, गलत हो जाएगा बच्चा आपका। ठीक है, आपको लेना है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं होगा, बस वायरस के नीचे आप लिख देंगे विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु। ठीक है, आप देखो नाम से क्लियर है यहां पर। ह्यूमन का मतलब है मानव, इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, वायरस का मतलब होता है विषाणु। वो विषाणु जब हमारे शरीर में आएगा तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम की कमी हो जाएगी। वो वायरस जो हमारे बॉडी में अटैक करता है तो हमारे बॉडी में WBC का काउंट कम हो जाता है, क्योंकि मैम WBC तो क्या कहलाती है? इम्यून सिस्टम का पार्ट कहलाती है। राइट, अब बात आती है मैम एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एड्स की फुल फॉर्म होती है बच्चा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओहो, ये क्या हो गया? और सिंड्रोम को आप हिंदी में सिंड्रोम ही बोलते हैं। अब मैम इस फुल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? चलो HIV वायरस की फुल फॉर्म तो हमें समझ में आ गई, इसका फुल फॉर्म का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। एक्वायर्ड का मतलब होता है बच्चा अर्जित करना, वो बीमारी जो आप एनवायरमेंट से एक्वायर कर सकते हो, है ना। इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? मैम आपने कभी ना कभी ये सिंड्रोम टर्म सुना होगा अपने लाइफ में कि फलाना इंसान को वो सिंड्रोम है। देखो सिंड्रोम एक तो होता है डिजीज का मतलब होता है पर्टिकुलर एक ही टाइप का इंफेक्शन आया और एक ही टाइप की आपको बीमारी हो गई। बट सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप आ गया, एक साथ आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का एक क्लस्टर बन गया, एक ग्रुप बन गया। तो याद रखिएगा सिंड्रोम का मतलब 3 होता है।
साइंस की लैंग्वेज में जहां जहां सिंड्रोम लिखा है उसका मतलब या तो होगा बीमारियों का ग्रुप ऑफ डिजीज, या मतलब होगा ऐसी बीमारी जो बाय बर्थ भी मिले, जो आपको जन्म के साथ भी मिल सकती है। तीसरा यहाँ पे मतलब होगा ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, उसको भी सिंड्रोम कहते हैं। तो आप बताइएगा, सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारे बीमारियों का एक ग्रुप जो बाय बर्थ भी हो सकती है और जिसका इलाज बहुत रेयर है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप सिंड्रोम कहते हैं, राइट। अब बात आती है कि मैम ये HIV एड्स कैसे होता है, क्या होता है? देखो, मैंने बोला है HIV वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है। और ये जो वायरस है ना, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? देखो, ये एक वायरस नहीं है, इसमें बहुत सारे वायरस का एक ग्रुप आ जाता है जो अटैक करता है आपके इम्यून सिस्टम पे, ठीक है। ये कौन सी फैमिली से आता है आप बताओगे? इसकी फैमिली का नाम है रेट्रो फैमिली। आपका पहला क्वेश्चन बन गया एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? कोई बच्चे का कमेंट आया? किसका? योगेंद्र तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। योगेंद्र, आप अगर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे मैनेजमेंट को फोन मत कीजिए कि मैम कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन मिलेगा मैं ऑटोमेटिकली इसका रिप्लाई कर दूंगी। तो प्लीज करके हमारे मैनेजमेंट को इस बात के लिए परेशान ना करें कि मैम मेरा रिप्लाई नहीं कर रही हूँ कमेंट का, या PDF नहीं डल रहा है। प्लीज थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, मुझे जो क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो प्लीज 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 हमारे मैनेजमेंट को कॉल मत कीजिए, अदरवाइज आपको मैनेजमेंट ब्लॉक कर देगा, फिर मुझे कुछ मत बोलना। मैनेजमेंट जो आपको कॉलिंग नंबर दिया वो सिर्फ इंक्वायरी नंबर है, आपके जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए है। ये नहीं है कि आपको कमेंट का गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं मिला तो आप पूछा के उनको बोल दोगे कि मैम गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं कर रही है। प्लीज प्लीज, ठीक है। चलो देखो, आपसे पूछा जाएगा कि जो HIV वायरस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? आप बताओगे रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। और मैं अब आपको एक बात बता दूं, इस रेट्रो फैमिली वाले वायरस को एक ही चीज चाहिए होता है, वो क्या? उसको खून चाहिए होता है, उसको ब्लड चाहिए होता है। ये वायरस सिर्फ खून के अंदर एक्टिवेट होता है। सिर्फ आपको इसको अगर एक्टिवेट करवाना है तो प्लीज इसको आपको क्या देना पड़ेगा? खून देना पड़ेगा। तो आपके माइंड में एक बात आ गई होगी कि HIV वायरस कब होगा? जब खून का कांटेक्ट खून से होगा, तब ही क्या होगा? तब HIV एड्स हो सकता है आपको। अब मैम कौन कौन से रीजन की वजह से HIV एड्स हो सकता है? तो यहां पर 4 रीजन है HIV एड्स होने के। सबसे पहला रीजन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहला रीजन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है, ध्यान से सुनो, मेरे बॉडी में HIV वायरस है, मैंने अपना खून किसी और को दे दिया, मेरा खून उसका खून दोनों का मिलना हो गया। मेरे खून में HIV वायरस थे, वो सामने वाले के खून में HIV वायरस चले गए, और मेरे खून में ये HIV वायरस जो रेट्रो वायरस होते ना, इनका खाना, इनका फूड क्या होता है? ये खाते हैं हमारी WBC को। अब WBC में भी ये किसको खाते हैं? तो मैं आपको बता देती हूं कि WBC में मेनली लिम्फोसाइट पर ही अटैक करते हैं। किसके ऊपर? लिम्फोसाइट के ऊपर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि HIV वायरस के समय पर हमारे बॉडी में कौन सी ब्लड सेल्स की कमी हो गई, तो आप बताएंगे HIV वायरस के समय हमारे बॉडी में WBC की संख्या कम हो जाती है। और WBC में भी कौन सा? लिम्फोसाइट, और T लिम्फोसाइट भी आप लिख सकते हैं, T लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मैम HIV एड्स हो सकता है। दूसरा, इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से, इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से, संक्रमित सुई यूज करने से। इसका मतलब क्या है? आप हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल गई, मेरे बॉडी में HIV वायरस है, मेरे को डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, सेम इंजेक्शन की जो नीडल है, जो सिरिंज है, वो किसी दूसरे को लगा दिया। नीडल के अंदर थोड़ा बहुत खून होगा, उस खून में वायरस होगा, सामने वाले का, मेरा खून उसका खून, मेरे बॉडी में HIV वायरस, उसके बॉडी में HIV वायरस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे मदर टू चाइल्ड। मदर टू चाइल्ड, मां से बच्चे में आ सकता है। अब मैम ये मां से बच्चे में कैसे आ जाता है? ये थोड़ा सा आप समझो यहां पर, ठीक है, ये समझो थोड़ा सा। ये मम्मी है, आपने सुना होगा मदर और चाइल्ड के बीच में एक मेम्ब्रेन रहती है, एक झिल्ली रहता है जिसको आप गर्भनाल बोलते हैं, और जिसको साइंस के लैंग्वेज में नाम दिया जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है? जिसको हिंदी में गर्भनाल बोलते हैं आप। वो टिश्यूज की, वो ऊतकों का
टिश्यूज का एक झिल्ली मेम्ब्रेन जो मम्मी और बच्चे के बीच में होता है, मदर और चाइल्ड के बीच में। मम्मी अपने बच्चे को खाना, पानी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब कुछ इसी गर्म नाल के थ्रू बच्चे में ट्रांसफर करती है। तो होता क्या है, इस प्लेसेंटा के अंदर एक्चुअली दो फिल्टर रहते हैं, एक इधर एक इधर। ये वाला जो फिल्टर है इससे आता है ब्लड, मम्मी अपने बच्चे को ब्लड देती है। बट कब देती है? जब वो जाइगोट होता है, जब वो युग्मनज होता है। जब वो युग्मनज है, कहने का मतलब है जब वो 15 से 17 दिन का है, तब मम्मी अपने बच्चे को खून देती है। तो अगर इस स्टेज में मम्मी के ब्लड में HIV वायरस था तो भैया वो वायरस यहां से आता हुआ किस में हो जाएगा? बच्चे में हो जाएगा। दूसरी साइड जो फिल्टर है ना, इससे क्या आता है? इससे खाना आता है, इससे पानी आता है, इससे ऑक्सीजन आता है और इससे खनिज पदार्थ हो गए, पोषक तत्व हो गए, वो सब आते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये बच्चा 15-17 दिन का हो जाता है, ये जाइगोट बन चुका होता है, बच्चा तो नहीं, जाइगोट हो गया है, तो ये वाला जो फिल्टर है ना, ये क्लोज हो जाता है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद मम्मी अपने बच्चे को इतना खून दे देती हैं कि वो कम से कम 1.5-2 महीने सर्वाइव कर ले। देन उस बच्चे के अंदर लीवर बन जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो खून कहाँ बन जाता है? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो खून कहाँ बन जाता है? तो उसके लीवर में बन जाता है। ठीक है, बट ये वाला जो फिल्टर है ये पूरा का पूरा 9 मंथ्स तक ओपन रहता है और 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होती है बच्चे की तो डॉक्टर इसको यहां से कट कर देगा और इसको यहां से कट कर देगा, मदर अलग, बच्चा अलग। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि मम्मी और बच्चे के बीच में जो गर्भ नाल होता है, जो टिश्यूज, ऊतकों का एक झिल्ली बना हुआ है, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा में 2 टाइप के फिल्टर होते हैं। एक फिल्टर से खून आता है, स्टार्टिंग के 15 से 17 दिन तक मम्मी अपने बच्चे को खून देती है। अगर मम्मी के खून में HIV वायरस था तो वायरस बच्चे में भी आ सकता है, तो मम्मी से बच्चे में हो गया। बट बाकी का जो फिल्टर है वो 9 महीने तक ओपन रहते हैं, देन डॉक्टर उसको काट देता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा कि मदर टू चाइल्ड। नेक्स्ट यहाँ पर रीजन क्या हो सकता है? नेक्स्ट यहाँ पर रीजन होता है HIV एड्स होने का क्या, तो आप बताएंगे अगला रीजन है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, लैंगिक संपर्क के थ्रू, जो आपकी गैमेट सेल्स हैं, जो आपकी गैमेट सेल्स हैं। गैमेट सेल्स क्या होती है? मैम ने पढ़ाया है आपको। गैमेट सेल होती हैं मैम जनन कोशिकाएं या प्रजनन कोशिकाएं। कौन कौन सी होती हैं? मेल में मैम स्पर्म शुक्राणु होता है और फीमेल में ओवा होता है। तो अगर स्पर्म के थ्रू ओवा में आया है तो आपको हो जाएगा HIV एड्स। तो आप बताओगे शुक्राणु की सहायता से लड़की के शरीर में ओवा के पास आ जाना। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इस दुनिया में सिर्फ 4 रीजन है HIV एड्स होने के। कौन कौन सा? तो पहला सुनो आप, कौन कौन सा? पहला है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। एक इंसान ने खून दूसरे को दिया हो गया, इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से, मम्मी से बच्चे में, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो गैमेट सेल्स हैं, जो प्रजनन कोशिकाएं हैं, जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, उसके थ्रू भी आ सकता है। सिर्फ इस दुनिया में 4 रीजन है HIV एड्स होने के, इसके अलावा कोई ऐसा कुछ रीजन नहीं है। ठीक है, चलो अब बताती है HIV एड्स कौन से कंट्री में आया था? इन 1981 में USA में आया था और इन 1986 में इंडिया में आया था बच्चा। ठीक है, 1981 में USA में और 1986 में इंडिया में आया था। राइट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपसे पूछे कि अगर वायरस आ गया तो क्या हो जाएगा? आप बताओगे ये वायरस आया रेट्रो फैमिली वाला, ये हमारी WBC पे अटैक करेगा, WBC कम हो जाएंगी, और ये WBC कम हो गई। और WBC में कौन सी? तो T लिम्फोसाइट, ये T लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये 4 रीजन हैं। तो अब आती है कि मैम इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके जो लक्षण है ना, वो कोई ऐसा कोई बहुत बड़े लक्षण नहीं है। एक तो आपका वजन कम होना, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा। दूसरा, आपको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, आप खाना नहीं खा पाओगे, कुछ खाओगे वो भी वॉमिटिंग हो जाएगा, भूख ना लगना, और आपको बहुत तेज बुखार भी रहेगा, हाई फीवर हो जाएगा, और आपके बॉडी में वीकनेस सी आ जाएगी, कमजोरी जैसे आ जाएगी, और पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होगा, है ना। पेट के निचले हिस्से में मतलब एब्डोमिनल वाले पार्ट में, जो पेट का निचला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आप एब्डोमिनल, एब्डोमिनल वाला पार्ट, उसमें आपको दर्द होगा। ये है आपका HIV एड्स के सिम्टम्स। अब आप डॉक्टर के पास गए कि भाई मेरे में ये सिम्टम आ रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपका एक टेस्ट करेगा।
जिस टेस्ट के थ्रू पता लगेगा कि आप में HIV वायरस है या नहीं, उस टेस्ट का नाम होता है एलिजा टेस्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलिजा टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है, आप बताएंगे HIV एड्स। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं है, इंग्लिश में ही है सिर्फ इसकी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एक स्लाइड के ऊपर एंजाइम का एक सॉल्यूशन डाला जाता है, एक सॉर्बेंट डाला जाता है, उसके ऊपर आपका खून डालेंगे, अगर खून में वायरस होगा ये तो उस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, फिर उसको आप इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखोगे, पता लग जाएगा कि इसमें HIV वायरस है या नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम इस बीमारी का इलाज क्या है। तो मैं बता दूं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इंडिया के पास नहीं, किसी भी कंट्री के पास इस बीमारी का इलाज नहीं है। अब अगर आपको HIV एड्स है तो आपको मरना तो है, हो सकता है आप 1 साल में मरो, आप 1.5 साल में मरो या 2 साल में मरो, ठीक है, कोई इलाज नहीं है इसका। बट हाँ, डॉक्टर एक ड्रग देगा आपको जो आपको रेगुलर खानी है। ड्रग का मतलब है हैवी डोज, जिसका नाम होता है एजिडोथाइमिडीन। अब ये जो टैबलेट खाई है ना आपने, ये इलाज नहीं है HIV एड्स का। इससे थोड़ा बहुत आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा बस, बाकी इलाज नहीं है कि और कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये आपका, आप याद रखेंगे कि ये आपका ड्रग दी जाती है, पर ये कोई इलाज नहीं है। इलाज तो किसी भी कंट्री के पास नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर में कुछ आए ऐसा, बट अभी तक तो WHO ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि किसी कंट्री के पास इसका इलाज है, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन आपका बना कि HIV वायरस की फुल फॉर्म क्या, एड्स की फुल फॉर्म क्या, किस फैमिली से, रेट्रो फैमिली से, किस कंट्री में आया था, USA में, देन इंडिया में 1986 में, रीजन होने के 4। उसके बाद पूछे कौन सी ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, WBC में कौन सी, T लिम्फोसाइट। फिर पूछे आपसे इसके लक्षण, ये टेस्ट कौन सा करते हैं, ये कौन सी दवाई देते हैं, ये आपके सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर आपने DD नेशनल पे, दूरदर्शन पे एक ऐड देखा हो, बहुत दिन पहले आते थे कि एक ऐड आता था, साथ खाना खाने से, उठने से, बैठने से HIV एड्स नहीं होता। यस, ये बहुत एकदम 100% ट्रू बात है कि साथ खाना खाने से, उठने से, बैठने से HIV एड्स नहीं होता। HIV एड्स कब होगा, जब एक इंसान का खून दूसरे इंसान के खून से मिलेगा, तब जाकर आपको HIV एड्स होगा। तो जिनको HIV एड्स है, आप उसके साथ घूमिए फिरिए, आप उनका जूठा भी खा सकते हैं, आप उनसे हैंडशेक कर सकते हैं, आपको HIV एड्स नहीं होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, चलो। विशाल कह रहे हैं मैम स्टार्टिंग में धूप में बैठने से ठीक हो सकता है। नहीं, ये सब रूमर्स हैं बच्चा, ऐसा बोलते हैं कि धूप में वायरस नॉन एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि HIV वायरस को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या चाहिए, आपकी WBC चाहिए, तभी वो ग्रो कर सकता है। तो आप याद रखिए, जब HIV वायरस होता है तो क्या होती है, आपकी WBC कम हो जाती है, WBC का काउंट कम हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये आपका HIV से क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। चलो अब चलें, तो आपका WBC कंप्लीट हो गया। WBC में याद रखिएगा कि जब HIV एड्स होता है तो मैम जूठा खाने से भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जूठा खाना खाओगे तो कौन सा खून खा रहे हो आप उसका, जब आप उसका खून पियोगे, खून पीते हैं क्या आप लोग, अगर खून पिएंगे तो भले ही हो सकता है। मैम हाईएस्ट प्रेजेंट इन अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम किस कंट्री में ज्यादा है, तो ऐसा कहा जाता है साउथ अफ्रीका साइड ज्यादा है HIV पेशेंट्स, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब आपकी WBC कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आएंगे आप प्लेटलेट्स पे। नेक्स्ट लिखेंगे आप तीसरी प्लेटलेट्स, जिसको आप बोलते हैं बिंबाणु, या प्लेटलेट्स। एक था RBC, एक था WBC, अब हमारा स्टार्ट हुआ है। मैम क्या मच्छर के काटने से हो जाता है क्या, नहीं बच्चा, मान लो मेरे को मच्छर ने काटा, फिर आपको मच्छर ने काटा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मच्छर का जो सलाइवा है ना, मच्छर के, ऐसा कहा जाता है मच्छर के मुंह के अंदर, सलाइवा के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, तो नहीं हो सकता। ठीक है मैम, ब्लड को बदला जा सकता है, बेटा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 100% आप ब्लड बदल दो, क्योंकि 100% ब्लड बदलने के लिए आप अपना निकालोगे, दूसरे का ब्लड डालोगे, तो जो बीच में गैप है ना, उतने गैप में आपके बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
तो आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे आरबीसी को हमने एरिथ्रोसाइट्स बोला था। दूसरा, हाँ हीरा आपका आंसर है, यस ठीक है। दूसरा एचआईवी से आरबीसी पे इफेक्ट होगा क्या? नहीं, एचआईवी से ऐसा आरबीसी तो इफेक्ट नहीं होती है, बट धीरे धीरे आपका सारा खून खराब होने लग जाता है। इतने ज्यादा वायरस आ जाते हैं, इतना अटैक हो जाता है वायरस का कि खून खराब होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, चलो माँ के दूध में नहीं, माँ के दूध से नहीं आएगा एचआईवी एड्स। अगर मम्मी अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है तो नहीं आएगा, दूध में वायरस थोड़ा ना आएगा। तुम भी यार कैसी बातें कर रहे हो, अब तुम फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। चलो, है ना, चलो। हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, ये तो सही बात बोली किसी ने बोली, ठीक है। मच्छर को भी एचआईवी हो सकता है? नहीं होता है मच्छर को एचआईवी का वायरस है ना, वो नॉन एक्टिवेट हो जाता है मच्छर के सलाइवा वगैरह में, ठीक है। चलो, अब आप ज्यादा बातें मत करो। मैम एक किताब में 7 से 10 दिन WBC का लाइफ स्पैन रखा है, लिखा हुआ है, तो बेटा आप उस किताब को पढ़ लो। आप या तो आप मेरे से पढ़ लो या आप उस किताब को पढ़ लो, एक ही काम हो सकता है एक बारी में, ठीक है। चलो, तो आप लिखेंगे कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। आप पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि प्लेटलेट्स होती हैं वो लाखों में होती हैं, तो कितनी होनी चाहिए? तो आप लिखेंगे मेल और फीमेल में, नर और मादा में, लड़के लड़की में इक्वल होती हैं। कितनी होनी चाहिए? 4.5 to 5.5 लाख पर 100 ml HB, और HB फॉर हीमोग्लोबिन। तो कहने का मतलब है मैम 100 मिलीलीटर हेमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 लाख होने चाहिए ऑन एन एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि प्लेटलेट्स भी कहाँ बनती हैं मैम? जहां पर खून बनता है वहीं पर तो प्लेटलेट्स बनती हैं। और खून कहाँ बनता है? तो मैम आपने बताया था बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में बनता है। नेक्स्ट मैम ये बोन मैरो में बन जाएंगी, फिर कितना दिन सर्वाइव करेंगी? आप बताओगे कि इनका जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पैन, जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। इनका जीवन काल 8 to 10 डेज का होता है। अब कुछ बुक्स में लिखा होता है 1 से 1.5 वीक, तो हो तो गया 1 से 1.5 वीक, है ना। चलो याद रखिएगा 1 से 1.5 वीक तक ये सरवाइव करती हैं, जो भी इनका काम होता है वो काम करती हैं। अब क्या होती है मैम? उसके बाद इनका ब्रेकडाउन हो जाती हैं, ये डेड हो जाती हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। और डेड कहीं नहीं, खून में ही मर जाती हैं, थोड़ी बहुत मरती हैं, ज्यादा मरती भी नहीं है। और फिर आपसे पूछे कि इनका रीजेनरेशन कहाँ होता है, आप बताओगे खून के अंदर ही वापिस रीजनरेट हो जाती हैं। इनका पुनर्निर्माण भी ब्लड के अंदर हो जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि जो आरबीसी और WBC और जो प्लेटलेट्स हैं, इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, इनका संख्या का अनुपात क्या है? आप बताएंगे 600:1:40, ठीक है। ये इन तीनों का क्वांटिटी का रेशियो होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए बच्चा कि WBC और प्लेटलेट्स का क्या है, आप ये बता दोगे। RBC WBC का क्या है, आप ये बता दोगे। RBC प्लेटलेट्स का 600:40 हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो होता है। अब बात आती है कि मैम ये तो आपने बता दिया, इतनी होनी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए, इतने दिन काम करनी चाहिए, और यहाँ पर मरनी चाहिए, यहाँ पर वापिस बननी चाहिए, ये रेशियो हो गया। अब बात आती है कि मैम इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करती हैं, काम क्या होता है इनका, ये काम क्या करती हैं? तो आप नेक्स्ट लिखेंगे फंक्शन, इनका कार्य क्या होता है। इनका काम होता है ब्लड का क्लोट करवाना, या आप लिख सकते हो टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू स्टॉप ब्लीडिंग, रुधिर के बहाव को बंद करना। जब आपको चोट लगती है तो उस जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकना, या आप इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ये क्या करवाती हैं? ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक हैं। क्या करने में सहायक हैं? रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। तो आप लिखेंगे रुधिर का थक्का जमाना, थक्का जमाना, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ये रुधिर का थक्का जमाने का काम करती हैं। मैम 100% रीजनरेट हो जाती है क्या? नहीं बच्चा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 100% रीजनरेट हो जाए। ओके, चलो। अब मैम ये ब्लड क्लोटिंग कैसे करती हैं और क्यों करती हैं? क्योंकि बच्चा इनके पास होते हैं क्लोटिंग वाले सारे के सारे फैक्टर। तो आप लिखेंगे इनके पास क्या क्या होता है। इनके पास होते हैं क्लोटिंग फैक्टर
आप लिखेंगे क्लोटिंग फैक्टर और हिंदी में लिखेंगे थक्का जमाने वाले कारक। वो सारी चीजें जो थक्का जमाती हैं, थक्का जमाने वाले कारक। बड़ा ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। ये ब्लड क्लोटिंग करवाती है क्योंकि मैम इनके पास क्लोटिंग करवाने वाले सारे के सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब मैम क्या क्या होता है? हाँ यस गौरव, आपका आंसर है यस। ठीक है, क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज होती है इनके पास कैल्शियम। इन प्लेटलेट्स के पास कैल्शियम होता है। और कहाँ का कैल्शियम? आप बताएंगे बच्चा खून का कैल्शियम। ऐसे तो आपके बालों में भी होता है, नाखूनों में भी होता है, आपकी हड्डियों में भी होता है, आपके दांतों में भी होता है। बट बच्चा आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो ब्लड का क्लोट करवाता है। ठीक है, हाँ जी, आप याद रखेंगे कि जो प्लेटलेट्स के पास ब्लड है उस ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वही करवाता है ब्लड का क्लोट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए विटामिन के। आपको चाहिए विटामिन के। और ये विटामिन के कहाँ से आता है? आप बताओगे हमारे लीवर से आता है, हमारे यकृत से आता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन ब्लड का क्लोट करवाता है? विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। तीसरा, मैम इनके पास होते हैं क्लोटिंग वाले प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन? क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं, थक्का जमाने वाले प्रोटीन। कौन कौन से होते हैं मैम? नंबर 1 इज थ्रोम्बीन, नंबर 2 इज प्रोथ्रोम्बीन, प्रोथ्रोम्बीन, और यहां पर होता है फाइब्रीन, लिखवाए थे ना प्लाज्मा में। नेक्स्ट फाइब्रिनोजन, सेम प्रोटीन आपको यहां याद रखने हैं। तो मैम हमें क्या क्या चाहिए ब्लड का क्लोट करवाने के लिए? हमें कैल्शियम चाहिए। कहाँ का कैल्शियम? ब्लड का। क्या चाहिए? विटामिन के। कहाँ से आएगा? हमारे लीवर ने जो सिंथेसिस कर रखा है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोटिंग वाले प्रोटीन होने चाहिए मैम। कौन कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। और जब ये इतनी चीज मिलेंगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड का क्लोट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोटिंग वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं? आपको ये तीनों बताने पड़ेंगे, आपको तीनों का तीनों आंसर देने पड़ेंगे। आपसे कैसे ही क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से विटामिन करवाता है या कौन सा कैल्शियम, ब्लड वाला कैल्शियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात आती है मैम कैसे होता है ब्लड का क्लोटिंग। तो वो क्लोटिंग रिएक्शंस देख लीजिए आप कि ब्लड का क्लोटिंग होता कैसे है। तो मैं आपको बता देती हूं कि कैसे प्रोसेस होती है क्लोटिंग प्रोसेस। रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया कैसे प्रोसेस होगा? ठीक है, मान लो आपको लगी चोट, आपको चोट लगी, ये आपका कोई मान लो यहाँ पर आर्टरी, वेन, कोई धमनी, सिरा, कुछ ऐसा ब्लड वेसल्स था, इसके ऊपर यहाँ पर आपको चोट लग गई, बीच में चोट लग गई। इसके अंदर क्या था मैम? खून था। और ये खून मैम ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। यहाँ इस पार्ट पे मैम मुझे चोट लग गई और चोट लगी तो ऐसे मेरा खून बाहर निकल रहा है, बहुत सारा खून ऐसे बाहर निकल रहा है। अब क्या होगा? 3 से 4 या 4 से 5 मिनट आपको बहुत ब्लीडिंग होगी और 4-5 मिनट के बाद आपका क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? क्लोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्लोटिंग में टाइम कितना लगता है। आप बताओगे ऑन एन एवरेज 4 से 5 मिनट के बाद क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है और 4 से 5 मिनट के अंदर ही क्लोटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, अब कैसे होगी? तो यहाँ चोट लगी तो मैम यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्या टिश्यूज क्या हो गया? इंजर्ड हो गए, हमारे बहुत सारे उत्तक घायल हो गए। इस वाले पार्ट पे इंजर्ड टिश्यू आ गए बहुत सारे, कहने का मतलब बहुत सारे घायल उत्तक आ गए, मतलब जो उत्तक घायल हो गए थे चोट लगने से वो आ गए इस पोर्शन पे।
तो आप बताएंगे कि सबसे पहले चोट लगी, चोट लगते ही इंजर्ड टिश्यू यहाँ पर घायल ऊतक बन गए हैं, ठीक है। और ये जो घायल ऊतक है यहाँ पर, अब इस घायल ऊतक पर एक चीज आएगी, क्या आएगी, ये आपका लीवर। ये लीवर तुरंत क्या बनाना स्टार्ट करेगा 3-4 मिनट के बाद। अरे भैया यार तुम लोगों में ना दिमाग कम है। राजा शर्मा कह रहे हैं मैम आपने लास्ट क्लास में बताया था कि प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, तो भैया प्लाज्मा ब्लड का ही पार्ट है और प्लेटलेट्स भी किसका पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है। अगर आपसे पूछे कौन सा लिक्विड मीडियम ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। आप मेरी क्लास में ना दिमाग खोल के बैठा करें राजा शर्मा, ठीक है। फिर पूछे कौन सी ब्लड सेल्स ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं, प्लेटलेट्स, बस यार, ठीक है। चलो तो यहां से जैसे आपके इंजर्ड टिश्यू आए, घायल ऊतक हो गए, अब क्या होगा बच्चा, आपका लीवर यहां से स्टिमुलेट होगा और लीवर भेजेगा, क्या भेजेगा, विटामिन के भेजेगा। कौन सा विटामिन, विटामिन के आ गया मैम इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां से इधर से आएंगी आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, इधर से आएंगी आपकी ब्लड प्लेटलेट्स चल के, ये आपका है, यहां से आई आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स के अंदर क्या है मैम जी, प्रोटीन है सारे, है ना। तो मैम ये आपका चोट लगने वाला स्थान, इस चोट लगने वाले स्थान पर इधर से ब्लड प्लेटलेट्स आई, इधर से आपके लीवर ने क्या दे दिया, विटामिन के दे दिया, विटामिन के दे दिया, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब जब विटामिन के और प्लेटलेट्स मिलते हैं तो इस स्टेज को कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मैम थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो आप बताएंगे जो वो स्थान जहां पर चोट लगी है, जहां पर विटामिन के आ गया, ब्लड प्लेटलेट्स आ गया, उसको बोलते हैं फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। अब जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाएगा, इनका मिक्सचर बन गया, मिक्सचर बनते ही बच्चा क्या होगा, अब आएगा कैल्शियम, अब आएगा इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास क्या आएगा, कैल्शियम आएगा मैम। और ये कैल्शियम क्या करेगा, जो आपका प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, अभी बताया मैंने एक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन सेम नाम हिंदी में है तो मैं इसलिए लिख नहीं रही हूं। और ये कैल्शियम आकर इस प्रोथ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, यहां पर कैल्शियम आया तो इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा मैम, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना वो इनएक्टिव है, वो एक्टिवेट नहीं है, और कैल्शियम क्या करेगा, इसको एक्टिव कर देगा। और बच्चा यकीन करो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कौन करता है, क्लोटिंग प्रोसेस के दौरान। आप क्या बताएंगे मैम, कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो नॉन एक्टिव है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होगा, तो पहली रिएक्शन तो ये हो गई, तो एक तो आ गया आपके पास क्या, थ्रोम्बिन आ गया, ये प्रोटीन आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज पे होगा जो आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फाइब्रिन में। देखो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है, ये मैम देखो जब बहुत सारे फाइब्रिन मिलते हैं ना, फाइब्रिन एक मोनोमर है, एक एकलक है। आप सुना का बहुलक, एकलक, बहुत सारी एकलक इकाइयां जुड़ती हैं तो एक बहुलक बनता है, मोनोमर से पॉलीमर बनता है। ये एक पॉलीमर है ना, और ये एक मोनोमर है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन बहुत सारे फाइब्रिन से मिलकर बना हुआ है। हाँ मैं रिपीट कर दूंगी, थोड़ा रुक जाइए आप, ठीक है। और ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ना, वो तो सोल्यूबल है आपके ब्लड के अंदर, और ये इनसोल्यूबल है या ये नॉन सोल्यूबल है, ये अघुलनशील है। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जहां पर चोट लगा उस प्रोसेस पे हमारे पास दो चीजें आ गई, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और अब ये दोनों चीज जुड़ेंगी तो जहां आपका ऐसे खून निकल रहा था ना, मान लो ये ब्लीडिंग हो रही थी, इस ब्लीडिंग के ऊपर ऐसे एक जंजाला सा बन जाएगा, ऐसे में मतलब जाल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाएगी, और जो खून बाहर निकल रहा था ये खून का यहां पर ऐसे क्लोट बनकर ये खून यहीं पे रह जाएगा, और इसी को बोलोगे आप ब्लड का क्या बन गया, क्लोट बन गया है। मतलब वो खून जो बाहर निकल रहा था वो वहीं पे रुक जाएगा और आपका आगे पर खून बाहर नहीं जाएगा। ये होता है आपका पूरा का पूरा क्लोटिंग का प्रोसेस। अगर नहीं समझ में आया है मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, इसके बाद नहीं करूंगी। देखो कैसे, सबसे पहला मैम ब्लड क्लोटिंग कौन करवाता है, ब्लड क्लोटिंग करवाता है मैम या तो प्लाज्मा वाले प्रोटीन बोल दो या आपके
प्लेटलेट्स वाले प्रोटीन एक ही बात है, क्या होगा मैम, सबसे पहले जहां पर आपको चोट लगी थी उस चोट, ये आपके इंजर्ड टिश्यू हैं, ये घायल उत्तक है, यहां पर चोट लगी, ऐसे आपको चोट लगी, खून बाहर निकल रहा था, ये आपके इंजर्ड टिश्यू है, इस पोर्शन पे आपको चोट लगी, तो ये आपके घायल उत्तक, यहां से आएंगी प्लेटलेट्स खून के अंदर, भैया खून बाहर निकल रहा है तो प्लेटलेट्स भी तो आएंगी बाहर, ठीक है। अब लीवर क्या करेगा, उसी टाइम पर 4 से 5 मिनट के बाद विटामिन के भेजेगा, कहां पर, जहां पर आपके इंजर्ड टिश्यू है, जहां पर आपको चोट लगी है, और जो इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स और विटामिन के मिलते हैं तो उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। देन थोड़ी देर के बाद यहां पर कैल्शियम आएगा और कैल्शियम इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं है, थ्रोम्बिन एक्टिवेट है, तो एक तो थ्रोम्बिन हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना वो फाइब्रिन में टूटने लग जाएगा, ये एक पॉलीमर है, बहुलक है, बहुत सारी फाइब्रिन से ये बना था, तो ये